नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर पीकेएम चौधरी। हम संसद पार्लियामेंट पढ़ रहे थे, हम आगे पढ़ेंगे। हम देखते हैं जो अनुच्छेद 85 में जो संसद के 17वां विघटन के बारे में बताया गया है। और 70 क्या होता है? राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलवाएगा जिसे वह उचित समझे। सत्र होता है जो राष्ट्रपति समय समय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाता है, उसे सत्र कहते हैं। दो सत्रों के मध्य अधिकतम माह का अंतर 6 महीने होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। दो सत्रों के मध्य जो अधिकतम अंतर होता है 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 माह न्यूनतम होना चाहिए। और परंपरा अनुसार सत्र 3 होते हैं। कौन कौन से? एक तो बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है। देखते हैं तो बजट सत्र जो कि फरवरी मई के मध्य होता है, और मानसून सत्र मानसून का जुलाई सितंबर में मानसूनी सत्र जुलाई सितंबर में। शीतकालीन का है नवंबर दिसंबर में शीतकालीन सत्र। और जो प्रथम सत्र होता है बजट सत्र, यह सबसे बड़ा सत्र होता है और इसे संयुक्त समिति बैठकें की जाती हैं जो राष्ट्रपति अभिभाषण करता है। और इनके अलावा भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कभी सत्र बुला सकता है, और इसके अलावा भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होगी, उसके बाद सत्र बुला सकता है। और अनुच्छेद 100 में बताया गया है कि अगर किसी सदन के सदस्य न्यूनतम 10% सदस्य सत्र बुलाने का अनुरोध करते हैं तो सत्र बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 100 में बताया गया यदि कोई भी सदन के सदस्य हैं, यदि न्यूनतम 10% सदस्य ये कहते हैं कि सत्र बुलाना चाहिए तो सत्र बुलाया जा सकता है। अब देखते हैं स्थगन। बैठकों को अस्थायी तौर पर निर्मित करना। शक्ति जो कि पीठासीन अधिकारी के पास होती है, यह शक्ति पीठासीन अधिकारी के पास होती है। सत्र को जो कि निर्मित किया जा सकता है। विघटन क्या होता है? विघटन देखते हैं। सदन को ही समाप्त करना क्या होता है? विघटन होता है। स्थगन होता है मतलब एक टाइम के लिए निर्मित कर दिया, उसके बाद में बुलाया जाएगा। विघटन का मतलब होता है कि उसको समाप्ति करना होता है। और सिर्फ लोकसभा में ना, सिर्फ लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, राज्यसभा का कोई विघटन नहीं किया सकता, क्योंकि जो राज्यसभा ये स्थायी सदन होता है। और शक्ति है राष्ट्रपति के पास होती है। 85(2) में ये शक्ति है ना राष्ट्रपति के पास होती है। इसके जो विघटन के 2 कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं? कि स्वयं यदि कोई कार्यकाल पूरा हो गया है तो उसका विघटन हो जाता है, और राष्ट्रपति द्वारा कार्यकाल से पूरे भी इसका विघटन किया जा सकता है। अब देखते हैं सत्रावसान होता है क्या है कि यदि किसी सत्र का समाप्त होना, यदि कोई सत्र पूरा हो गया है उसे सत्रावसान कहते हैं, और यह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सत्रावसान भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और सत्र के दौरान भी यह किया जा सकता है। अब देखते हैं कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण के बारे में पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट एड्रेस। राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है? अनुच्छेद 86 में कहा गया है कि संसद में संदेश भेजना एवं अभिभाषण। 86 में कहा गया है कि संसद में संदेश भेजना एवं अभिभाषण। और 87 में कहा गया है विशेष अभिभाषण। और कब जो अभिभाषण कब होगा? कि प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ होने पर यह अभिभाषण होगा, और वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में होता है। और एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को आह्वान के कारण बताएगा। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के इस संबोधन को ब्रिटेन के राजा का अभिभाषण से, जो राष्ट्रपति का जो ये संबोधन है ये जो ब्रिटेन के राजा का भाषण से लिया गया है। और अभिभाषण का प्रारूप सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है। अभिभाषण का जो प्रारूप होता है वह सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है। अब धन्यवाद प्रस्ताव देखते हैं। जो मोशन ऑफ थैंक्स देखते हैं, ये क्या है? कि दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है, इसे ही धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। जब दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है उसे धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। और इस प्रस्तावों का सदन में पारित होना आवश्यक है, नहीं तो इसको सरकार की ही पराजय माना जाता है। कि दोनों सदनों में अलग अलग लाया जाता है, जो अभिभाषण होता है दोनों सदनों में अलग अलग लाया जाता है। और इसके विषय में चर्चा के समय कोई भी सदस्य ऐसे प्रश्न नहीं उठा सकता जिससे भारत सरकार उत्तरदायी नहीं है, और ना ही राष्ट्रपति का नाम ले सकता है। अब देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव क्या है।
कि लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाती है। जो विपक्षी पार्टी है ना, वो अविश्वास प्रस्ताव लाती है। और इसका इसका उल्लेख अनुच्छेद 75 में जो अविश्वास प्रस्ताव है ना, जो इस संसद में अविश्वास प्रस्ताव जो कि अनुच्छेद 75 में इसका उल्लेख किया गया है। और लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली नियम 198 फर्स्ट से 198(5) तक इसमें प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और यह जो अविश्वास प्रस्ताव सुबह 10 बजे तक इस प्रस्ताव की लिखित सूचना लोकसभा महासचिव को देनी पड़ती है। जो अविश्वास प्रस्ताव होता है इसको सुबह 10 बजे तक लिखित सूचना लोकसभा के जो महासचिव होता है उसको देनी पड़ती है। और प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का आना आवश्यक होता है। और यदि किसी में प्रस्ताव में यदि 50 सदस्य नहीं है तो इसका यह अविश्वास प्रस्ताव माना नहीं जाएगा। और एक लाइन का प्रस्ताव होता है, यह सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। और एक सत्र में सिर्फ यह अविश्वास प्रस्ताव एक बार, यदि एक सत्र है जो 5 साल का होता है या उस पर है ना, एक सत्र में एक बार लाया जा सकता है। और इसमें वोटिंग के लिए केवल लोकसभा के सांसद ही पात्र होते हैं। जो इसमें जो अविश्वास प्रस्ताव होता है इसमें यदि वोटिंग की जाती है, जो इसमें केवल लोकसभा के ही सदस्य जो शामिल किए जाते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं किए जाते हैं। और प्रस्ताव पेश करने के 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा करना जरूरी है। यदि को प्रस्ताव पास कर दिया है, इसको 10 दिनों के भीतर इस पर चर्चा होनी जरूरी होती है। अब देखते हैं, जो साधारण बहुमत से यदि कोई पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र, यदि कोई साधारण बहुमत से यदि यह जो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना होगा। इसका जो अविश्वास प्रस्ताव, इसके जो इतिहास के बारे में देखते हैं, जो कि पहली बार जब अगस्त 1963 में जब JB कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था, उसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ था। पहली बार 1963 में JB कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा, उसमें प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। और जब संसद में 26 से ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव जब अभी तक संसद में 26 से ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव रख चुके हैं। और सबसे ज़्यादा 15वां अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार के खिलाफ था। 15 बार अविश्वास प्रस्ताव आया था इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार के खिलाफ। और जब लाल बहादुर शास्त्री और नरसिंह राव की सरकारों ने 3 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। और लाल बहादुर शास्त्री और नरसिंह राव सरकार ने 3 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। और सबसे ज़्यादा 4 अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाला रिकॉर्ड किसने बनाया? महकमा शासन ज्योतिर्मय बसु ने के नाम है। अब देखें तो 1978 में पहली बार सरकार कब गिरी? जब मोरारजी देसाई की सरकार थी 1979 में शरण सिंह, और 1979 में VP सिंह सरकार गिरी। 1997 में HD देवगौड़ा की सरकार गिरी। 1998 में IK गुजराल की सरकार गिरी। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में देखते हैं कि 1996 में उन्होंने केवल 13 दिन सरकार चलाने के बाद मत विभाजन से पहले इस्तीफा दे दिया। जो अटल बिहारी वाजपेयी है ना, तो केवल 13 दिन ही सरकार चलाई और मत विभाजन के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और जब 1998 में उनकी सरकार केवल 1 वोट से हार गई थी। अब देखते हैं विश्वास प्रस्ताव क्या है। कि विश्वास प्रस्ताव होता है कि जो लोकसभा की मंत्रिपरिषद द्वारा यह पेश किया जाता है और साधारण बहुमत से पास होना जरूरी होता है। जो विश्वास प्रस्ताव होता है जो साधारण बहुमत से पास होना जरूरी होता है और नई सरकार के गठन के बाद बहुमत सिद्ध के लिए होता है। जो नई सरकार बनी है तो उसमें बहुमत सिद्ध के लिए विश्वास प्रस्ताव होता है। और यदि कार्य स्थगन प्रस्ताव देखें तो जब अविलंब लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए सदन की समस्त नियमित कार्यवाही का स्थगन किसी भी सदन में होता है। 50 सदस्य सहमति जरूरी होती है। जो कार्य स्थगन प्रस्ताव होता है उसमें 50 सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। शर्त यह है कि एक से ज़्यादा मुद्दे नहीं होते हैं, लंबित मसले नहीं होते। इसमें जो लंबे समय से जो मसले होते हैं, पुराने समय इस मसले नहीं लिए जाते। एक से ज़्यादा मुद्दे नहीं, सिर्फ कार्य स्थगन प्रस्ताव में शर्त है कि एक ही मुद्दे पर इसमें चर्चा की जाती है। निंदा प्रस्ताव होता है कि विपक्षी द्वारा 50 सदस्य इसमें सहमति की जरूरी होती है। यदि किसी के निंदा प्रस्ताव कर संसद में यदि किसी पार्टी की निंदा की जाती है उसमें कम से कम 50 सदस्य की सहमति जरूरी होती है। यह जो निंदा प्रस्ताव है केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है और मंत्रिपरिषद के खिलाफ कार्यों की नीति व असहमति पर होता है। जो निंदा प्रस्ताव होता है जो मंत्रिपरिषद के खिलाफ कार्यों की नीति व असहमति पर होता है। और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है कि किसी भी सदन में जो कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और कोई मतदान या चर्चा नहीं होती है। जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में कोई भी मतदान या चर्चा नहीं होती है। और अविलंब लोक महत्व के
जो मामले होते हैं किसी मंत्री का ध्यान दिलाता है और उसके अनुरोध करता है कि वह उस मामले पर व्यक्तित्व दे, और संबंधित मंत्री सुविधानुसार तत्काल संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है या फिर बाद में किसी भी दिन में। नियम 377 के तहत चर्चा करते हैं। यह 1966 का नियम है और ऐसे मामलों जो व्यय सुविधा का प्रश्न नहीं है, नियम 377 के अधीन विशेष उल्लेख द्वारा उठाए जा सकते हैं, और वर्तमान में प्रतिदिन 20 सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति है। अब देखें रचनात्मक विश्वास क्या होता है। क्या है यह रचनात्मक विश्वास जर्मनी देश से लिया गया है और भारत में नहीं है। जो जर्मनी में है, जो रचनात्मक विश्वास जर्मनी में, भारत में नहीं है। और राजनीतिक अस्तित्व को रोकने के लिए अस्तित्व को रोकने के लिए रचनात्मक विश्वास पेश किया जाता है। और वर्तमान मंत्री परिषद पर अविश्वास और वैकल्पिक मंत्री परिषद पर विश्वास। और तृतीय प्रश्न देखें, अगर सदन कार्यवाही के सामान्य नियमों का पालन नहीं करे तो कोई सदस्य इसके माध्यम से ध्यान आकर्षित करवा सकता है। संसद में एक दिन, जब संसद का एक दिन होता है उसमें क्या वो देखते हैं। पार्लियामेंट में एक दिन क्या होता है कि सुबह 11 से 12 तक क्वेश्चन ओवर होते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखते हैं। और 12 से 1 के मध्य होता है 0 ओवर होता है, जिसमें 11 से 12 होता है रूल नंबर 377 के तहत होता है। 1 से 2 के मध्य जो लंच होता है, और 2 से 6 के मध्य होता है लोकसभा का टाइम होता है, जिसमें और शुक्रवार को अंतिम 2.5 घंटे प्राइवेट मेबल बिल पर चर्चा करने हेतु रखा जाता है। जो शुक्रवार में अंतिम 2.5 घंटे होते हैं जो कि प्राइवेट मेबल बिल पर चर्चा करने हेतु रखा जाता है। अब देखते हैं प्रश्नकाल क्वेश्चन और क्या होता है कि संसद में कार्य दिवस का पहला घंटा होता है। जो प्रश्नकाल होता है संसद का कार्य यदि किसी दिन का है, यदि संसद की बैठक होती है, सबसे पहले प्रश्न का पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है। और इसमें सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उत्तर देते हैं। इसमें जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा के संसद के जो सदस्य होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं और वहाँ के जो मंत्री हैं वो उत्तर देते हैं। और अधिकतम 21 दिन और न्यूनतम 10 दिन में सचिवालय को बताना आवश्यक होता है। प्रश्न 3 प्रकार होते हैं। एक तो प्रश्न, इसमें जो प्रश्न काल होता है इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो तार्किक प्रश्न होता है, एक अतार्किक प्रश्न होता है, एक अल्प सूचना प्रश्न होता है। तार्किक प्रश्न वो होते हैं जो सदस्य सभा में मौखिक उत्तर चाहता है। अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मौखिक उत्तर के लिए एक दिन में केवल 20 प्रश्नों को सूचीबद्ध किया जा सकता है। और अतार्किक प्रश्न होते हैं जो मौखिक उत्तर मांगा नहीं जाता है और कोई अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है। लिखित उत्तर के लिए एक दिन में केवल 230 प्रश्नों को सूचीबद्ध किया गया है। अल्प सूचना प्रश्न होता है जिसमें अविलंबीय लोक महत्व से संबंधित होते हैं और एक तार्किक प्रश्न की तरह है और इसका मौखिक उत्तर दिया जाता है और अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं शून्यकाल कौन सा होता है। भारत के जो संसद होते हैं दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का समय होता है। भारत के सदन प्रश्नकाल के समय कौन सा शून्यकाल होता है और इसका समय होता है शून्यकाल का समय एक दिन में जो कि सुबह का टाइम 12 बजे से 1 बजे तक प्रश्नकाल जो शून्यकाल का समय होता है, प्रश्नकाल का नहीं शून्यकाल का समय होता है। और पूरे सूचना के अविलंबीय लोक महत्व के विषय उठाने की इसमें प्रथा विकसित हुई है। और शून्यकाल के समय उठाने वाले प्रश्नों पर सदस्य तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। शून्यकाल में जो प्रश्न किए जाते हैं उस पर जो संसद के सदस्य होते हैं वो तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। और आधे घंटे की चर्चा ये क्या देखते हैं कि इसके अंतर्गत कोई भी सदस्य होता है जो पर्याप्त लोक महत्व है कि ऐसे मामलों पर चर्चा उठाने के लिए सूचना दे सकता है जो हाल ही में ही प्रश्न तार्किक अतार्किक अलग सूचना प्रश्न का विषय रहा है और जिसके उत्तर के किसी भी तथ्य या विषय के संबंध में विशदीकरण की आवश्यकता हो। जो आधे घंटे की चर्चा होती है और संबंधित मंत्री सचिव इसमें उत्तर देते हैं। और आधे घंटे की चर्चा जो कि कार्य मंत्रणा समिति द्वारा अनुमोदित एवं सभा द्वारा मंजूरी दिवस पर की जाती है। अब हम संसद के जो पदाधिकारी होते हैं ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट के वो पढ़ेंगे। कि संसद के जो पदाधिकारी होते हैं, जो राज्यसभा के पदाधिकारी तो 89 होते हैं, लोकसभा के पदाधिकारी कितने होते हैं 93 होते हैं।
और राज्यसभा के जो पदाधिकारी में तो जो अध्यक्ष होता है जो कि इसे सभापति कहते हैं, उस सभापति और उपसभापति होता है। और लोकसभा के पदाधिकारी में अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। और राज्यसभा में सभापति उपसभापति होते हैं और लोकसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। सभापति होता है जो कि राष्ट्रपति के इसके निर्वाचन की अलग प्रक्रिया होती है। जो उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का जो पदाधिकारी जो सभापति होता है, सभापति वह सभापति होता कौन है, वह उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और इसके निर्वाचन की अलग से कोई अलग प्रक्रिया होती है। अध्यक्ष होता है जो कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जो सदैव सत्ताधारी दल से होता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह लोकसभा के सदस्यों में से एक अध्यक्ष को चुना जाता है। उपाध्यक्ष होता है जो कि जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है जो कि मुख्य विपक्षी दल, जो विपक्षी दल का इसमें जो विपक्षी जो होता है ना, वो उसी उपाध्यक्ष होता है। निर्वाचन प्रक्रिया जो संसद के जो पदाधिकारी होते हैं उसकी निर्वाचन प्रक्रिया इसमें जो उपसभापति है ना, उपसभापति उसकी निर्वाचन प्रक्रिया देखते हैं किस प्रकार है कि निर्वाचन प्रक्रिया उपस्थित सदस्यों के बीच साधारण बहुमत से पद जो निर्वाचन प्रक्रिया जो उपस्थित सदस्य होते हैं उसमें साधारण बहुमत से जो कि राज्यसभा के उपसभापति चुना जाता है। और पद मुक्ति क्या होता है कि सदन के प्रभावी बहुमत से जो पद मुक्ति होगी, सदन के प्रभावी बहुमत से 14 दिन की पूर्व सूचना देकर उसको पद मुक्ति किया जाएगा। जो यदि कोई संसद का सदस्य है उसे पद मुक्ति से पहले उसे 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। ये कारण में इसमें देखते हैं कि जब सभापति या अध्यक्ष पद खाली हो तो उपसभापति या उपाध्यक्ष, और अगर इनकी भी पद खाली हो तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति व्यक्ति सदन की यदि कोई भी संसद है, यदि इसका सभापति भी नहीं है और उसका अध्यक्ष नहीं है, उसके बाद में यदि सभापति नहीं है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, उपसभापति। और इसमें लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उसके बाद उपाध्यक्ष। यदि इनमें से कोई भी नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा कोई भी सदस्य इसमें नियुक्त करेगा और वह उनकी अध्यक्षता करेगा। अब देखते हैं लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में बढ़ते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उसके बारे में क्या क्या योग्यताएं होती है उस पर कि संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष होता है। लोकसभा क्या है, निम्न सदन होता है, अस्थायी सदन होती है, उस अध्यक्ष होता है जो कि निम्न सदन का अध्यक्ष होता है। और संसद अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो संसद सदस्य अपने अपने क्षेत्र का निर्वाचन प्रतिनिधित्व करते हैं। जब इस तरह से ये जो लोकसभा जो अध्यक्ष जो चुना जाता है, जो सदस्य होते हैं अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अध्यक्ष जो सदन के पूर्ण प्राधिकार का जो अध्यक्ष होता है सदन के पूर्ण प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितना हो वो देखते हैं कि निर्वाचित किए जाने की तारीख से और उसके भंग होने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक इस पर आसीन रहता है और वह पुनः इस पद पर निर्वाचित भी हो सकता है। अध्यक्ष होता है जो कि किसी भी समय उपाध्यक्ष को लिखित सूचना देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। अध्यक्ष है ना, कभी भी जो अपना जो त्याग पत्र कब देगा, अध्यक्ष त्याग पत्र के उपाध्यक्ष को लिखित सूचना देकर अपना त्याग पत्र देगा और अध्यक्ष को उसके पद से लोकसभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित शकलों द्वारा हटाया जा सकता है। कि अध्यक्ष होता है उसके पद से लोकसभा में उपस्थित जो सदस्य होते हैं उनके बहुमत से यदि पारित हो जाता है तो उसके बाद भी अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। या खुद जो यदि लोकसभा का अध्यक्ष यदि खुद त्याग पत्र देगा तो वह उपाध्यक्ष होता है लोकसभा का, उसे लिखित में सूचना देकर त्याग पत्र देगा। अब देखते हैं लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसकी भूमिका क्या होती है, संसद में उसकी भूमिका क्या होती है, उसका अधिकार क्या आता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो होता है क्या है कि लोकसभा की प्रक्रिया व कार्यवाही का संचालन करता है। उस लोकसभा में किस प्रकार की कार्रवाई करनी है, उसका संचालन किस प्रकार करना आता है, वो सभी लोकसभा का अध्यक्ष देखता है। और लोकसभा के जो कार्य से जुड़ी प्रावधि पर उसका फैसला लेता है और उसकी व्याख्या का अंतिम बाध्यकारी होती है। संसदीय शिष्टाचार का निर्वहन भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है और उसके निर्णय और सवाल चुनौती आलोचना नहीं की जा सकती। यदि लोकसभा का अध्यक्ष कोई भी निर्णय ले लेता है उस पर कोई भी आलोचना उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। और वह लोकसभा सचिवालय का प्रमुख भी होता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है लोकसभा सचिवालय का भी प्रमुख होता है और अध्यक्ष ही तय करेगा कि कोई प्रश्न स्वीकार होगा या नहीं होगा। अध्यक्ष के हाथ में होता है कि वह कोई प्रश्न यदि संसद में कोई प्रश्न उठता है उस पर वह अपनी स्वीकृति देता है या नहीं देता है। और वह धन विधेयकों का प्रमाणन करता है और अंतिम निर्णय धन विधेयकों का प्रमाणन कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है और अंतिम निर्णय देता है। और लोकसभा और राज्यसभा में असहमति होने की स्थिति में संयुक्त बैठक की जाती है, उसका अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। और
दल बदल के आधार पर ही लोकसभा सदस्यों को अयोग्य ठहराने की शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती है। यदि कोई भी जो कि निर्वाचित सदस्य होता है दल बदल की स्थिति में यदि उसको अयोग्य ठहराना है किसके हाथ में होता है? लोकसभा के अध्यक्ष के ही हाथ में होता है। और हम चर्चा करें तो चर्चाओं में के बारे में वही फैसला करता है। वह सभा की यदि चर्चा होती है तो वह लोकसभा अध्यक्ष ही फैसला करेगा कि कोई सदस्य कब कितनी देर तक बोलेगा। उससे लोकसभा का सदस्य कहेगा कि तुम्हें इतनी देर बोलना है। यदि कोई बोल रहा है उसको वह पहले भी चुप करा सकता है। और तय करता है कि लोकसभा अध्यक्ष ही तय करेगा कि सदस्य की कोई भी टिप्पणी सभा की कार्यवाही में शामिल की जाए या नहीं। यदि सदस्यों की टिप्पणी कर रहा है वह कार्यवाही में शामिल करनी है या नहीं करनी है, इसका अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। अब जो लोकसभा अध्यक्ष देखते हैं कि सबसे पहले लोकसभा का अध्यक्ष कौन बना? गणेश वासुकर मावलकर बने थे। और ये सभी लोकसभा अध्यक्षों की जो लिस्ट है। और अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, लास्ट में ओम बिरला है, देख सकते हो आप। मीरा कुमार जो कि लोकसभा महिला लोकसभा प्रथम अध्यक्ष थी जो मीरा कुमार थी। और 17वीं लोकसभा अध्यक्ष जो कौन है? ओम बिरला है जो कि भाजपा के सांसद हैं। जो 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है, भाजपा का शासक। ओम बिरला साल 2014 में 16 लोकसभा चुनाव में पहली बार सांसद बने थे और फिर 2019 में 2 लोकसभा चुनाव से वह दोबारा इसी सीट से सांसद चुने गए। और इससे पहले वह 2003, 8 और 13 में कोटा ही के विधायक बने रहे। और इस तरह से 3 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं ओम बिरला। और राजस्थान के पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। अब देखें प्रोटेम स्पीकर जब नई लोकसभा का गठन किया जाता है तो राष्ट्रपति सभा के जो वरिष्ठ सदस्यों को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करता है उसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर होता है, अस्थायी अध्यक्ष होता है जो लोकसभा जो संसद का जो राष्ट्र या जो वरिष्ठ सदस्य होता है जिसकी जो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा लोकसभा का गठन के बाद। उसके बाद में अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसके क्या कार्य होते हैं? प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है वह नवनिर्वाचित जो सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है। और जो लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन भी करता है। जो लोकसभा प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है कि वह जो नए सदस्य निर्वाचित हैं उनको शपथ दिलाएं। और जो लोकसभा का अध्यक्ष को भी निर्वाचन भी प्रोटेम स्पीकर द्वारा किया जाता है। जो बीजेपी में जब 7वीं बार सांसद चुना गया था डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, और लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर जो 65 वर्षीय वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के सांसद थे। अब देखते हैं विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता कौन होता है? कि जो विपक्ष के सबसे बड़े दल के प्रमुख को विपक्ष का नेता कहते हैं। जो विपक्ष का जो सबसे बड़ा दल होता है जैसे कि कांग्रेस का विपक्षी बीजेपी का जो विपक्षी कांग्रेस सबसे बड़ा दल होता है ना उसको विपक्ष का नेता कहा जाता है। यह एक वैधानिक संस्था है जो वैधानिक संस्था है। यह संसद की समिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संसद की समिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके लिए सदन में पार्टी को 10% सीट होना आवश्यक है। और इसके लिए सदन में पार्टी को 10% सीट होना आवश्यक होता है। और जो सिटिंग पार्लियामेंट एक्ट 1977 में इस विपक्ष नेता के वेतन भत्ते पेंशन आदि का प्रावधान है। और इसे कैबिनेट मिनिस्टर के समान वेतन मिलता है। जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है उसके समान विपक्षी नेता उसको वेतन मिलता है। और विभिन्न वैधानिक और संवैधानिक संस्थाओं में चयन समिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो राज्यसभा होती है उसमें 245 में 25 सीटें विपक्षी नेता का जो विपक्षी दल होता है उसकी होती हैं। और लोकसभा में 543 में से 55 सीटें जो विपक्षी दल की होती हैं। अब देखते हैं जो अनुच्छेद 97 में क्या है कि सभापति उपसभा अध्यक्ष के वेतन भत्ते पेंशन जो कि उनकी अनुसूची दूसरी अनुसूची जो सभापति होता है उपसभापति होता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो वेतन भत्ते पेंशन अनुच्छेद 97 में उनका उल्लेख है। और जो इनके वेतन भत्ते जो कि अनुसूची दूसरी में भी इनका उल्लेख है। और जो 98 होता है जो कि संसद का सचिवालय का उल्लेख अनुच्छेद 98 में है। और अनुच्छेद
99 में क्या है कि सदस्यों की शपथ, जो संसद के सदस्य होते हैं उनको शपथ का उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद 99 में है। और तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 100 में देखें तो संसद का कार्य संचालन के लिए कोणम या गणपति 10% होनी आवश्यक होती है। और महासचिव देखें तो उत्पल सिंह है। अब आगे हम देखते हैं कि जो संसद में कानून निर्माण, वो हम अगले वीडियो में देखते हैं।